जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखना है, सफलता आपको तभी मिलेगी। तो अपन कर रहे थे दोस्तों करंट के सेशन के बाद, तो जो भी दोस्तों पिछले आप कह सकते हो 5-6 महीनों में या 2-3 महीनों में या फिर अभी हाल फिलहाल में जो भी करंट के जो इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी की मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। तो इस सीरीज को आप पढ़िएगा, एंजॉय करिएगा। निश्चित रूप से आप जिस किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। यहाँ से आपको मदद जरूर मिलेगी और क्वेश्चन आपको देखने के लिए निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये कुछ 20-25 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, इनको याद रखने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप चाहे जहां से आप उचित समझो वहां से इनसे संबंधित जो भी करंट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप का सेशन है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का सेशन दोस्तों आपको निश्चित रूप से बनाना है। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हिजाब विवाद कहाँ प्रारंभ हुआ। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है दोस्तों, जनवरी माह में ये हिजाब विवाद बहुत अपने जोर शोर से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था ये दोस्तों? कर्नाटक का एक जिला है दोस्तों उडुपी। तो कर्नाटक के उडुपी जिलों से दोस्तों ये हिजाब विवाद शुरू हुआ था, ध्यान रखना आपको। अब ये हिजाब विवाद था क्या? हिजाब विवाद दोस्तों ये था कि कर्नाटक के उडुपी जिलों में दोस्तों एक पीयू कॉलेज है, पीयू यूनिवर्सिटी जिसको कह सकते हो, प्राइमरी यूनिवर्सिटी। वहाँ पे दोस्तों कुछ मुस्लिम छात्राओं 3-4 छात्राएं हैं, वो जो बुर्का पहन के, जो ब्लैक रंग का पहना जाता है चेहरे के ऊपर, वो पूरे कपड़ों के ऊपर, तो वो बुर्का पहन के चली गई थी कॉलेज अपनी क्लास में। तो क्लासरूम में दोस्तों टीचर ने उनको कहा कि ये जो आपकी वेशभूषा है ये क्लासरूम में लागू नहीं है, क्लासरूम से बाहर आप इसको पहन सकते हो, अभी आप इसको उतार दो। उन्होंने उतारने से मना किया उसको, तो टीचर ने उनको क्लास से बाहर निकाल दिया, बाहर बैठा दिया कि आप बाहर बैठ के पढ़ाई करो। जबकि उन्होंने मुद्दा ये बना दिया कि हमको स्कूल से या यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया, जबकि ऐसा नहीं हुआ था, उनको क्लासरूम से बाहर निकाला गया था। धीरे धीरे मुद्दा प्रचंड रूप लेने लगा। मुस्लिम छात्राओं 3-4 छात्राओं के साथ और मुस्लिम छात्राएं मिलने लगी और बाहर की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो भी मिलने लगी। एक आंदोलन का रूप लेने लगा। उस आंदोलन को देख के दोस्तों जो हिंदू छात्र और छात्राएं थे वो उन्होंने भी भगवा पहन के आने लग गए। वो भी स्कूल में भगवा पहन के आने लगे कि हम भी भगवा पहन के आएंगे, मुस्लिम छात्राएं ये अगर ये पहन के आते हैं, हिजाब पहन के आती हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी कंट्रोवर्सी चली। उसके बाद में मुद्दा जो कर्नाटक हाई कोर्ट में भी चला गया और सुप्रीम हाई कोर्ट में भी इसकी अपील रखी गई थी। लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट में दोस्तों कहा गया कि पहले आप कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आने दो, उसके बाद हम इस फैसले को सुनेंगे। और उसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कि जो फैसले में अपने स्पष्ट रूप से बताया दोस्तों कि ये जो हिजाब है ये आपके धर्म का अंग नहीं है, ये आपकी वेशभूषा है, तो आप इसको पहन सकते हो, लेकिन आप इसको किसी स्कूल या कॉलेज में पहनो, ये मान्य नहीं होगा। स्कूल या कॉलेज में उसकी जो पैटर्न, जो यूनिफॉर्म है, पैटर्न जो उसकी ड्रेस है, वही आपको पहन के जानी होगी। क्यों कहा? क्योंकि दोस्तों ये धर्म का हिस्सा नहीं है। जबकि जो मुस्लिम छात्राएं थी उन्होंने ये कहा था कि जो आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 14, आप सब लोगों को पता है, जो आर्टिकल नंबर 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 जो समानता का अधिकार देता है, तो उन्होंने कहा हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सफाई में बताया कि आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपके धर्म का हिस्सा नहीं है। अगर आपके धर्म का हिस्सा होता तो आप भले इसको स्कूल या कॉलेज में पहन सकते थे, लेकिन धर्म का हिस्सा नहीं होने की वजह से इसको आप नहीं पहन सकते। तो ये था दोस्तों हिजाब का पूरा मुद्दा जो मैंने आपको बताया। ध्यान रखने वाली बात आपको यही है सिर्फ, हिजाब विवाद कहाँ शुरू हुआ था? उडुपी जिला है कर्नाटक का, इससे शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स मूवी के निर्देशक कौन है दोस्तों? तो आपको पता है ये द कश्मीर फाइल मूवी आई हुई है पिछले काफ़ी दिनों से, तो काफ़ी फेमस मूवी है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हुई है। तो इसके जो निर्देशक आपको ध्यान रखना है, विवेक अग्निहोत्री है इसके निर्देशक। और ये मूवी दोस्तों क्या है कि जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर उस समय जो अत्याचार हुए थे, उस समय की जो सरकार ने अत्याचार किए थे, उन सबको इस मूवी के माध्यम से दिखाया गया है। तो किसी दोस्त ने अगर ये मूवी नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख ले, ताकि उनको इस मूवी से संबंधित पूरा नॉलेज आ जाएगा। तो यहाँ से अपन एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो कश्मीरी मूवी के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री। और हिजाब विवाद कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? उडुपी जिला कर्नाटक में। उम्मीद करता हूँ दोनों आपके याद हो चुके होंगे। बढ़ते हैं इससे आगे दोस्तों।
पाकिस्तान के दोस्तों अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं हाल फिलहाल में। तो पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? नए प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना आपको, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर। और क्रम पूछा जाए तो 23वें नंबर के दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर। इनसे पहले सभी को पता है इमरान खान है, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे हुए हैं, और उनकी इमरान खान की सरकार गिरा दी गई और उसके बाद में नए प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ। नाम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। नए प्राइम मिनिस्टर तो बने हैं दोस्तों शहबाज शरीफ, और जो संसद है पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? नेशनल असेंबली कहा जाता है पाकिस्तान की संसद को। तो ध्यान रखिएगा, संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली। और ये जो शहबाज शरीफ बने हैं दोस्तों, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो इनकी पार्टी का नाम है दोस्तों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है इनकी पार्टी का नाम। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखोगे, पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक युद्धाभ्यास हुआ है दोस्तों हाल फिलहाल में, वरुण युद्धाभ्यास। तो वरुण युद्धाभ्यास दोस्तों पहली बार तो किन दो देशों के मध्य होता है? तो वरुण युद्धाभ्यास 2022 किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? पूछा जा सकता है। भारत व फ्रांस के मध्य दोस्तों ये संपन्न हुआ है। वरुण युद्धाभ्यास हमेशा भारत और फ्रांस के मध्य ही संपन्न होता है। कहां पे हुआ दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये युद्धाभ्यास चूंकि दोस्तों ये नौसेना के युद्धाभ्यास है। वरुण जो युद्धाभ्यास है दोस्तों, ये एक नौसेना का युद्धाभ्यास है, इसलिए ये कहां संपन्न हुआ है? अरब सागर में ये संपन्न हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वरुण युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य? भारत और फ्रांस के मध्य। कहां हुआ? अरब सागर में हुआ। ये एक नौसेना का युद्धाभ्यास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। युद्धाभ्यास हुआ है दोस्तों एक और, कौन सा? खंजर। नाम याद रखिएगा, खंजर 2022। तो ये दोस्तों कहां संपन्न हुआ है? ये संपन्न तो हुआ है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में। और किन देशों के मध्य हुआ है? ये दोस्तों हुआ भारत व किर्गिस्तान के मध्य हुआ है ये संपन्न। तो यहां से दोनों युद्धाभ्यास दोस्तों आपको एक ध्यान रखने हैं। वरुण भारत व फ्रांस के मध्य, खंजर भारत व किर्गिस्तान के मध्य। वरुण है वो एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है, इसलिए अरब सागर में, और जो खंजर है वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। फास्टर, FASTER फास्टर नामक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फास्टर जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, फास्टर नामक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो फास्टर नामक सॉफ्टवेयर दोस्तों NV रमन्ना ने लॉन्च किया फास्टर नामक सॉफ्टवेयर। और NV रमन्ना कौन है? NV रमन्ना दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, जिसको आप CGI बोलते हो। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश फिलहाल कौन है दोस्तों? NV रमन्ना है। और इन्हीं ने एक ऐप लॉन्च किया फास्टर। फास्टर से दोस्तों क्या है कि जो भी कह सकते हो जो कानून और न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा आसान बनाना, उसको थोड़ा तीव्रता से लोगों को न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है उसको इसमें शामिल किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखना है अपना, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है अपना चार्ल्स लेक्लेयर ने जीता ये खिताब। और चार्ल्स लेक्लेयर है दोस्तों फरारी के है ये ड्राइवर। तो ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी चार्ल्स लेक्लेयर। और इन कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये फरारी की गाड़ी चलाते हैं। अगला क्वेश्चन, 45वीं वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप में पहली बार रजत पदक किसने जीता है? 45वीं वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप में पहली बार रजत पदक जीता है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली बार किसने जीता है दोस्तों? भारत ने जीता है। हमारा प्यारे देश भारत ने जीता है पहली बार रजत पदक। किसमें जीता है? 45वीं वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप में जीता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन आपके याद हो चुके होंगे। एक बार रिकॉल करते हैं। फास्टर जो सॉफ्टवेयर दोस्तों लॉन्च किया है किसने किया है? NV रमन्ना ने, जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। और ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लेयर ने जीता है, जो फरारी के ड्राइवर है। और 45वीं वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप में पहली बार रजत पदक किसने जीता है? तो पहली बार रजत पदक जीता है हमारे प्यारे देश भारत ने। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सब आपके याद हो चुके होंगे। याद नहीं हुए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार के रख लो और आसानी से याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कोरोना के नए वेरिएंट, कोरोना का दोस्तों एक नए वेरिएंट आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा सकते हो दोस्तों आप। कोरोना के नए वेरिएंट XE स्ट्रेन का नया मामला कहां पे देखने को मिला है? तो कोरोना का दोस्तों ओमिक्रॉन आया था, और ओमिक्रॉन के बाद एक और नया वेरिएंट आया है, नाम है XE स्ट्रेन। तो इसका
पहला मामला दोस्तों कहाँ मिला है? पहला मामला मिला है मुंबई महाराष्ट्र में इसका देखने को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, कोरोना के नए वेरिएंट का नाम पूछा जा सकता है, तो एक्सी वेरिएंट है और कहाँ मामला देखने के लिए मिला है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका पहला मामले देखने को मिला है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2022 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की बैठक कहाँ हुई? तो 2022 में दोस्तों राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की जो बैठक संपन्न हुई है वो कहाँ पे संपन्न हुई है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये संपन्न हुई है अपनी अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में आपसे पूछे कहाँ संपन्न हुई है, तो पक्के बाघ अभ्यारण्य में, पक्का जो बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों, वहां पे इस बैठक का आयोजन किया गया है। वैसे नॉर्मली दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि नॉर्मली दोस्तों ये जो राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की जो बैठक है इसका आयोजन नॉर्मली होता है दिल्ली के अंदर, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इसका आयोजन दिल्ली में ना होकर किसी दूसरी जगह पे हुआ है। तो सिंपल सी बात है, पहली बार ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ? पक्के बाघ अभ्यारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं दोस्तों। तो बाघों की जो गणना है दोस्तों, बाघों की गणना पिछली बार कब हुई थी? तो 2018 में हुई थी दोस्तों बाघों की गणना। और बाघों की गणना प्रत्येक 4 साल बाद होती है, जैसे जनगणना दोस्तों जो हमारी होती है वो प्रत्येक 10 साल बाद होती है, और बाघों की गणना है दोस्तों प्रत्येक 4 साल बाद होती है। 2018 में हुई थी, अब अगली बार होगी 2022 में, तो प्रत्येक 4 वर्ष बाद होती है। और 2018 की जनगणना के अनुसार अगर अपन देखें दोस्तों, तो पूछे कि क्योंकि दोस्तों अभी जो आपसे पूछ सकता है कि बाघों की संख्या के अंदर पहला राज्य या दूसरा राज्य सर्वाधिक बाघों वाला राज्य, तो वो 2018 की जनगणना के अनुसार ही पूछे, क्योंकि 2022 के आंकड़े तो अभी आए नहीं है, तो 2018 वाले ही अपन ध्यान रखेंगे। तो पहला स्थान किसका है दोस्तों? वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, पहला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में 526 बाघ पाए जाते हैं। और सेकंड राज्य है दोस्तों अपना कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों 18 की जनगणना के अनुसार 524 बाघ पाए जाते हैं। और टोटल बाघों की अपन संख्या की बात करें अपने देश में, टोटल बाघ कितने हैं? तो 2967, 2967 है कुल बाघ है अपने भारत देश में 2018 की जनगणना के अनुसार। 22 के आंकड़े आ जाएंगे तो यह आंकड़ा फेरबदल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने दोस्तों डेविन ब्रेवो, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा लसित मलिंगा का, जो श्रीलंका के गेंदबाज थे, हालांकि उन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। तो आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं दोस्तों? डेविन ब्रेवो बने हैं दोस्तों, जो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। और ये कितने विकेट लेके दोस्तों ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है? 171 विकेट ले चुके हैं आईपीएल में अब तक ये। और सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दोस्तों ये खेलते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के एक ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। 171 विकेट लेके इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ ये क्वेश्चन तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ में 2 क्वेश्चन आपको और ध्यान रखने हैं कि इससे पहले आईपीएल में खेलती थी 8 टीमें, अब की बार आईपीएल में खेल रही है 10 टीमें, 2 नई टीमें शामिल हुई है। नाम आपको याद रखना है, लखनऊ और गुजरात। लखनऊ और गुजरात टाइटंस जो नई टीमें हैं इनका नाम याद रखना है। पूछा जा सकता है कि आईपीएल की 2 नई टीमें कौन सी शामिल की गई हैं, तो लखनऊ और गुजरात शामिल की गई हैं दोस्तों। टोटल 10 टीमें खेल रही हैं आईपीएल में, जो अभी फिलहाल चल रहा है दोस्तों। जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि आपको आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हो आप इसके ऊपर दोस्तों। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? किसे दिया जाने वाला है दोस्तों? ये दिया जाने वाला है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया जाने वाला है, जो अगर क्रम की बात करें तो हमारे 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। तो पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया जाएगा? किसे दिया जाएगा दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। हो सकता है दोस्तों जब आप एग्जाम देने जाओ उस समय ये दिया जा चुके हो, तो उस समय क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया? क्योंकि उस समय तो दिया जा चुका है ये, तो किसे दिया गया? तो आप बताओगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये 24 अप्रैल को दोस्तों ये मिलने वाला है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि एग्जामिनर कई बार तो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा पूछ लेगा, और थोड़ा अगर वो
आपकी इंटेलिजेंट, आपकी जो योग्यता को परखना चाहेगा तो वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछेगा कि पहला लता मंगेशकर, सॉरी दोस्तों, वो इस प्रकार से पूछेगा कि लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे नहीं दिया गया। तो वो 3 ऐसे नाम डालेगा जिनको दिया जाएगा, एक ऐसा नाम डालेगा जिनको नहीं दिया गया है। तो उसको अपने को एलिमिनेट करना है, उसको अपने को छांटना है। तो वो अपन उसको छांटने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इनके साथ 3-4 व्यक्तियों को और मिलने वाला है। तो उनका नाम भी अपन याद रखेंगे। किस किस को मिलने वाला है ये? तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही दोस्तों किस किस को मिलने वाला है ये? पहला तो मिलेगा प्रधानमंत्री मोदी को, उसके बाद में किस किस को मिलेगा? राहुल देश पांडे को मिलेगा जो एक गायक है दोस्तों। आशा पारेख को मिलेगा जो एक अभिनेत्री है। जैकी श्रॉफ को मिलेगा जो एक अभिनेता है। और दोस्तों एक संस्था को मिलेगा, चैरिटी ट्रस्ट है दोस्तों, चैरिटी ट्रस्ट है मुंबई का, नाम है नूतन, जो टिफिन के बॉक्स से सप्लाई करता है, इसको मिलेगा। तो किन किन को मिलेगा एक बार वापस रिकॉल करते हैं। राहुल देशपांडे को मिलेगा जो एक गायक है, आशा पारेख को मिलेगा, जैकी श्रॉफ को मिलेगा और एक चैरिटी ट्रस्ट है मुंबई का नूतन, इसको मिलेगा जो टिफिन की सप्लाई करता है। तो उम्मीद करता हूं चारों नाम याद हो चुके होंगे आपके, राहुल, आशा, जैकी श्रॉफ, या फिर देशपांडे, पारेख और जैकी श्रॉफ। आप इनका की पॉइंट के रूप में भी इनको याद रख सकते हो। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते? क्वेश्चन है दोस्तों, जो थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ है थाईलैंड के अंदर, तो इसमें भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने टोटल दोस्तों मेडल जीते हैं इसमें 10। अब 10 मेडल किस किस प्रकार से जीते हैं? 3 जीते हैं दोस्तों गोल्ड मेडल, 4 जीते हैं इसने सिल्वर मेडल और 3 जीते हैं इसने ब्रॉन्ज मेडल। इस प्रकार से 4, 3, 3 करके टोटल 10 मेडल जीते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जो गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने बॉक्सिंग में, तो इनको आपको ध्यान रखना है। तो गोल्ड मेडल किस किसने जीते हैं? तो गोल्ड वालों को याद रखेंगे, गोविंद साहनी ने जीता है गोल्ड, अनंत प्रहलाद चोपड़े ने जीता है गोल्ड और एक सुमित ने जीता है दोस्तों गोल्ड। तो गोल्ड वालों को आप ध्यान रखोगे। तो थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में कितने मेडल आए हैं? टोटल 10 आए हैं, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। गोल्ड को आपको याद रखना है, गोविंद साहनी है, अनंत प्रहलाद चोपड़े हैं और सुमित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विनय समरस्य योजना कहाँ शुरू हुई? आपसे पूछा जा सकता है। विनय समरस्य योजना दोस्तों हाल फिलहाल में ही शुरू हुई है। तो कहाँ शुरू हुई है ये शुरू हुई है दोस्तों कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य सरकार ने किया इस योजना को शुरू। और इस योजना का लक्ष्य क्या है, मतलब किस लक्ष्य को लेकर शुरू की गई है? तो ये दोस्तों जो छुआछूत की जो भावना है अपने समाज में, उसको मिटाने के उद्देश्य से लेके ये शुरू की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली हिंदी लेखिका जिनका उपन्यास बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बुकर जो प्राइज है वो क्या है कि इंग्लिश साहित्यकार को दिया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, पहली हिंदी लेखिका जिनका उपन्यास बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, मतलब बुकर की लिस्ट में शामिल हुआ है। तो वो कौन है? लेखिका का नाम पूछे आपसे तो आप बताओगे दोस्तों गीतांजलि श्री हैं। गीतांजलि श्री का जो उपन्यास है वो बुकर प्राइज की शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि इन्हें मिला नहीं है, लेकिन शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। तो किसका शामिल किया गया? गीतांजलि का। लेकिन उपन्यास का नाम क्या? उपन्यास का नाम भी आप ध्यान रखोगे, उपन्यास का नाम है दोस्तों रेत का मकबरा। और इसका जो अंग्रेजी जो अनुवाद है, तो जो ट्रांसलेटेड जो वर्जन है अंग्रेजी में, सॉरी दोस्तों, इसका ट्रांसलेटेड जो वर्जन है, तो ट्रांसलेटेड वर्जन का नाम क्या है? टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड है दोस्तों, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से ध्यान रखने हैं। पहली हिंदी लेखिका जिनका उपन्यास बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है गीतांजलि श्री है। उपन्यास का नाम क्या है? रेत का मकबरा है। और जो इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है, या इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, उसका क्या नाम है? टॉम्ब ऑफ सैंड। टॉम्ब ऑफ सैंड उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है। तो तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जो कैदी होते हैं दोस्तों, जो जेल के अंदर बंद होते हैं, तो कैदियों को व्यक्तिगत ऋण करने का मतलब जो लोन प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो लोग कैदियों को लोन प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों महाराष्ट्र। और ये कितना लोन देगा कैदियों को? ये दोस्तों 50,000 रुपए तक का लोन कैदियों को देगा। तो ये कैदी इस लोन का क्या उपयोग करेंगे और इसकी पूर्ति वो वापस कहाँ से करेंगे दोस्तों? तो ध्यान रखना, जो कैदी जो बड़ी जो जेल होते हैं दोस्तों, वहां पे जेल के अंदर भी कैदियों से कार्य कराया जाता है, वर्क करवाया जाता है, और उसका पैसा
उनको दिया जाता है। तो वो वहाँ से कार्य करके जेल के अंदर और वो पैसा, लोन का पैसा वापस चुकाएंगे। कैदी इस पैसे का उपयोग कहाँ कर सकते हैं? कैदी इस पैसे का उपयोग दोस्तों, एक तो जो अपने सलाहकार होते हैं, जो वकील होते हैं, तो अपनी जमानत के लिए उनको पैसे दे सकते हैं यहाँ से लोन लेके। दूसरा दोस्तों, अगर कोई कैदी चाहे तो अपनी फैमिली, जैसे ही कोई व्यक्ति जेल में चला जाता है तो उसकी फैमिली की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो चाहे तो वो कैदी उसका उपयोग अपने पारिवारिक कार्यों में कर सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीएम ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों उत्तराखंड के, तो सीएम ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो एक ऐप लॉन्च किया दोस्तों, तो उसमें ऐप का नाम भ्रष्टाचार उत्तराखंड ऐप है और लास्ट में आपको नंबर मिलेगा। नंबर क्या है? 10 से 64। तो इस नंबर को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ऑप्शन जब आपको मिलेंगे इसमें, तो भ्रष्टाचार उत्तराखंड ऐप 1075, भ्रष्टाचार उत्तराखंड ऐप 1056, 1064। तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है। 1064 भ्रष्टाचार उत्तराखंड ऐप सीएम ने लॉन्च किया है। तो यहां से आपको ये ध्यान रखना है, 1064 नंबर आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप सबको पता होगी कि जो उत्तराखंड के जो सीएम है दोस्तों, इन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के बाद दोस्तों क्या हुआ था कि ये खटीमा जो विधानसभा उनकी सीट थी दोस्तों, खटीमा, तो खटीमा से ये चुनाव हार गए थे। हारने के बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद भी जो उत्तराखंड का इनको सीएम बना दिया गया। कहने का मतलब चुनाव लड़े ये खटीमा विधानसभा क्षेत्र से, चुनाव हार गए, हारने के बाद इनको सीएम बना दिया गया। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोस्तों सीएम पद का उम्मीदवार अगर चुनाव हारता है किसी सीट से, तो जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहां से चुनाव हारे थे? खटीमा से चुनाव हारे थे। और इनको चुनाव हराया किसने था? तो एक कांग्रेस के प्रत्याशी थे दोस्तों, भुवन कपाड़ी। तो इनका भी नाम याद रखना है। तो उत्तराखंड के सीएम को चुनाव हराया था भुवन कपाड़ी ने, जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि अब ये चुनाव हार गए, इनको सीएम बना दिया गया, तो ये कितने समय के लिए सीएम रह सकते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, आने वाले 6 माह के लिए सीएम पद पे बने रह सकते हैं। 6 माह के अंदर इनको किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर चुनाव जीतना होगा, तो ही ये अपने सीएम पद के ऊपर उम्मीदवार बने रह सकेंगे। अगर ये ऐसा नहीं कर पाते तो इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि अगर किसी हारे हुए व्यक्ति को कोई मंत्री बना दिया जाता है या कोई भी सीएम बना दिया जाता है या कोई भी पद दे दिया जाता है, तो उसको 6 माह में चुनाव जीत के आना होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना होता है। तो इनके पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में चुनाव जीत के अगर आ जाएंगे तो सीएम बने रहेंगे, अदरवाइज इनको हटा दिया जाएगा। और एक और प्रक्रिया होती है दोस्तों, जिन राज्यों में जो विधान परिषदें होती है, जैसे कि अभी दोस्तों 6 राज्यों में है, तो अगर विधान परिषद का अगर ऑप्शन होता है तो दोस्तों क्या होता है कि विधान परिषद का सदस्य चुन लिया जाता है और फिर वो सीएम सदा के लिए बना रह जाता है। लेकिन उत्तराखंड में दोस्तों विधान परिषद तो है ही नहीं, तो यहां से भी एक ही ऑप्शन बचा है इनके पास में कि विधानसभा का, किसी भी विधानसभा का चुनाव फिर से लड़े और जीते, तो ही ये सीएम बने रह सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 2021-22 में सब्जी उत्पादन में सर्वाधिक स्थान किस राज्य का है? मतलब सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश है दोस्तों। 2021-22 का एक आंकड़ा निकल के आया, इसमें सब्जी उत्पादन करने वाले राज्यों में जो प्रथम स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है, याद रखेंगे। और एक और क्वेश्चन आप यहां से ध्यान रखेंगे, माधवपुर मेले का दोस्तों आयोजन हुआ है, अभी हाल ही में माधवपुर मेले का आयोजन हुआ है। तो माधवपुर मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है। तो माधवपुर मेले का आयोजन गुजरात में, सब्जी उत्पादन में पहला राज्य बताओगे आप उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप जीती है, राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप किसने जीती है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ हमारे राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ उदयपुर के अंदर। तो इसको ध्यान रखना है, आयोजन हुआ उदयपुर में और जीती किसने है? महाराष्ट्र ने। तो आइए दोस्तों एक बार इनको फटाफट अपन रिकॉल करते हैं। उम्मीद करता हूं वैसे लगभग याद हो चुके होंगे, फिर भी एक बार अपन रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कोरोना का नया वेरिएंट आया है दोस्तों, एक्सी स्ट्रेन। ये कहां मिला है? मुंबई, महाराष्ट्र में। 2022 में दोस्तों राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की बैठक का आयोजन कहां हुआ है? आयोजन हुआ है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। हालांकि इससे पहले सभी बार ये दिल्ली में होता है, लेकिन पहली बार अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। और कहां हुआ है? पक्के बाघ अभ्यारण्य में आयोजन हुआ है।
अब बात करते हैं बाघों की जो गणना 2018 में की गई थी, उसके आधार पर पहले राज्य पे दोस्तों मध्य प्रदेश है 526, सेकंड राज्य पे कर्नाटक 524, और बाघों की टोटल संख्या की बात करें तो दोस्तों वो 2967 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज डेविन ब्रावो बने हैं, जो सीएसके की तरफ से खेलते हैं, 171 विकेट लिए हैं। नई टीमें 2 लखनऊ और गुजरात खेल रही हैं। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिला है, और इसके साथ ही 4 अन्य व्यक्तियों को मिला है। नाम याद रखेंगे, राहुल देशपांडे, आशा पारेख, जैकी श्रॉफ और चैरिटी ट्रस्ट नूतन मुंबई। अगला, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? टोटल 10 जीते हैं, 3, 4, 3, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। और विनय समरस्य योजना शुरू कहाँ हुई है दोस्तों? विनय समरस्य योजना शुरू हुई दोस्तों कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। छुआछूत को मिटाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। पहली हिंदी लेखिका जिनका उपन्यास बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो गीतांजलि श्री है, और उपन्यास का नाम पूछे तो रेत का मकबरा, और ट्रांसलेटेड वर्जन इसका आपसे पूछे तो आप बताओगे टॉम ऑफ सैंड। इसका रेत के मकबरे का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है ये टॉम का सैंड। आगामी क्वेश्चन, कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने वाला जो पहला जो राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र सरकार है, 50,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराती है। सीएम ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भ्रष्टाचार ऐप, उत्तराखंड भ्रष्टाचार ऐप लॉन्च किया 1064 लॉन्च किया है। और 2021-22 में सब्जी में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और एक मेला का आयोजन हुआ, माधोपुर मेले का आयोजन हुआ, ये कहाँ हुआ दोस्तों? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप जीती है दोस्तों महाराष्ट्र ने, और इसका आयोजन आपसे पूछे तो आप बताओगे राजस्थान के उदयपुर में आयोजन हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, याद हो चुका होगा। अगर याद नहीं हुआ हो तो एक बार रिपीट करके वीडियो को वापस देख लीजिएगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो ताकि आप इसको आसानी से इसको याद कर सको। तो याद दोस्तों आपको ही करना है, ठीक है दोस्तों? पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए।